तो कल हमने जो है वो वेरिएबल की डेक्लेरेशन के बारे में पढ़ा था और वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है। हमें पता चला कि मेमोरी लोकेशन होती है और जब भी किसी C++ प्रोग्राम को आपको लिखना पड़ता है तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि वो जिस डेटा से रिलेटेड है उसको एक्सिक्यूट प्रोग्राम में करवा सके। अब इसका सिंटैक्स जो है वेरिएबल का, यानी कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल एज फॉलोज। अब इसको करने का तरीका क्या है कि डेटा टाइप आप देते हैं, वेरिएबल और नेम, ठीक है। अब ये डेटा टाइप, वेरिएबल और नेम, ये इसका सिंटैक्स है। तो डेटा टाइप जो है ये क्या, ये यहाँ पर इट इंडिकेट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल, कि कौन सा डेटा, मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, उसकी डेटा टाइप। आपने मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप पढ़े हैं ना, ठीक है। तो अब कौन सा डेटा टाइप जो है आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं वेरिएबल के अंदर, इंटीजर डेटा टाइप है, रियल डेटा टाइप है, किस तरह का डेटा टाइप है, यू हैव टू टेल, आप उसको बताना पड़ेगा। तो इट इंडिकेट्स, तो ये जो है ये इंडिकेट करता है टाइप ऑफ डेटा that can be stored in the variable, तो किस नेचर का डेटा आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद वेरिएबल नेम, क्या इसका ये नीचे डाल है अंडरस्कोर, वेरिएबल नेम दूसरे नंबर पर, वेरिएबल नेम, ठीक है। अब ये नेम क्या, उसकी मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन है, इंटीजर की है, रियल की है, करैक्टर की है, कौन सी मेमोरी लोकेशन है जिसमें आपने इसको सेव करना है और फिर डेटा जो है उसको लेकर प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है। वो मेमोरी लोकेशन का नाम भी आपको बताना पड़ेगा। इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये रेफर करती है मेमोरी लोकेशन को ऑफ द वेरिएबल की। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स होता है, यानी कि जब भी आपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी है प्रोग्राम के अंदर तो आपको उसका डेटा टाइप और उसकी मेमोरी लोकेशन, उसका डेटा टाइप और उसकी मेमोरी लोकेशन, ये दोनों बताने पड़े। ये दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द वे लिखे हैं आपने वेरिएबल अभी प्रोग्राम्स के अंदर जब आप डिक्लेयर करते रहे उनको, देखते रहे हो ना, फ्लोट, इंट, करैक्टर का शायद मैंने अभी कोई प्रोग्राम नहीं था लिखा है, वो भी आगे आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको बताते रहे हैं कि भाई कौन सा हम डेटा टाइप जो है वो यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि इसकी मेमोरी में मौजूद है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं
इसकी एग्जांपल्स आप देखें, जैसे इंट मार्क्स, ठीक है, फ्लोट एवरेज, 4 ग्रेड और डबल सैलरी। अब ये क्या चीज है? इंट डेटा टाइप है, मार्क्स नेम है, फ्लोट डेटा टाइप, एवरेज नेम है, करैक्टर डेटा टाइप है, ग्रेड नेम। ठीक है, तो आप इस तरह उसको आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि आई इंट 1 2 3 4, वो भी तो आप उसको उसकी मेमोरी लोकेशन ही बता रहे हैं वेरिएबल की। अब ये जो हमने एग्जांपल्स ली हैं, इनके अंदर इंट, फ्लोर, 4 और डबल, ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल्स, ये जो हमने ये वाली एग्जाम्पल्स जो हैं इनको स्टडी किया है, इन एग्जाम्पल्स के अंदर इंट, फ्लोट, 4 यानी कि करैक्टर, एंड डबल आर कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स हैं दैट इंडिकेट्स द डेटा टाइप, that indicates the data type, कि भाई किस किस्म का डेटा है, करैक्टर का डेटा है, रियल वैल्यूज का डेटा है, इंटीजर वैल्यूज का डेटा है, कौन सा डेटा है, ठीक है, उसको ये इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जो वर्ड्स हैं, द वर्ड्स मार्क्स, जैसे मार्क्स हैं, एवरेज, ग्रेड एंड सैलरी, ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पर इन एग्जांपल्स के अंदर यूज किए हैं आर वेरिएबल नेम्स, ये वेरिएबल्स के नाम हैं। तो जब भी आपने वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल को लिखते हुए उसकी डेटा टाइप और उसका नाम लाजमी मेंशन करना है C++ प्रोग्राम के अंदर। इवन के C और पाइथन के अंदर भी यही मेथड होता है कि जिससे वेरिएबल्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि जो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं उनकी सेम डेटा टाइप होती है और इनको हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर। मसलन आपने देखा होगा कि मैंने जब शुरू में कुछ प्रोग्राम लिखे थे जी कि मेरे पास 2 नंबर हैं, उनका मैंने सम करना है, तो मैंने कहा कि इंट ए बी सी, ए बी वो 2 नंबर हैं जिनको आपने ऐड करना है और सी जो है वो है जो उसका रिजल्टेंट है। तो मैंने तीनों को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर इंट ए बी सी। तो बाद दफ़ा जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होते हैं और सेम नेचर के होते हैं तो उनको आप एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैनी वेरिएबल्स बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं ऑफ सेम डेटा टाइप, जिनकी के सेम डेटा टाइप होती है, कैन बी डिक्लेयर्ड
इन द सिंगल लाइन, तो उनको हम सिंगल लाइन के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ईच वेरिएबल इज फॉलोड बाय अ कॉमा, और हर वेरिएबल जो है उस वो कॉमा से फॉलो कर रहा होता है। जैसे इंट ए कामा बी कामा सी, ये इस तरह करके आप कमांड जो है उसको देते हैं। अब ये तो हो गया कि इसका सिंटैक्स की बात होगी। नाउ व्हाट आर द रूल्स टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स, के कौन से रूल्स हैं जिनसे हम वेरिएबल्स जो हैं उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। वो रूल्स ज़रा हम वन बाय वन करके देखते हैं। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो कुछ रूल्स हैं जो कि C++ लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल्स को नाम देने के लिए डिक्लेयर करते हैं। उनमें पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, वेरिएबल जो है ये इंक्लूड कर सकता है नंबर्स को, लेटर्स को और अंडरस्कोर्स को। यानी कि जब आप वेरिएबल को नाम दे रहे हैं तो अभी ये जो मैंने जिस तरह नीचे लिखा है इंट ए बी सी, ये लेटर्स हैं, नंबर 1 2 3 हो जाएंगे, और अंडरस्कोर्स जो स्लैश होती है अंडरस्कोर के अंदर, ठीक है, उसमें हम इनको राइट डाउन कर सकते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, लेटर्स हो सकते हैं ए बी सी, नंबर्स 1 2 3 एंड अंडर स्कोर्स, यानी कि इस तरह की डैश जो है, इसमें आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। अब पहला करैक्टर जो है वेरिएबल का, फर्स्ट करैक्टर, उसको या तो लेटर होना चाहिए या उसको अंडरस्कोर होना चाहिए, जो दूसरा इसका रूल है। द फर्स्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए लेटर। इसको या तो लेटर होना चाहिए, ठीक है, आर अंडरस्कोर, यहाँ इसको अंडरस्कोर यहाँ इसको अंडरस्कोर जो है वो होना चाहिए, यानी कि ऐसे। तो अंडरस्कोर जो है ये इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा तौर पर रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन बाद जो वो पर हमें करना पड़ता है। अब जो है वेरिएबल जो है इसमें आपके पास अगर 9 मिनट्स कामा हैश होम लिख दें और 2 kg, तो ये आपको से एक इनवैलिड कमांड आ जाएगी। असल हम आप यूँ लिख देते हैं एक वेरिएबल को कि द वेरिएबल 9 मिनट्स ठीक है, 9 मिनट्स लिख देते हैं।
और कामा डाल के आगे स्लैश होम लिख देते हैं एंड 2 किलोग्राम आर इनवैलिड। इनको हम इस तरह राइट डाउन वेरिएबल्स को नहीं कर सकते। ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं, ये इनवैलिड, यूं नहीं लिख सकते आप वेरिएबल। उसके बाद तीसरा नंबर, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, यानी कि वेरिएबल को लिखते हुए आप उसके ऊपर अंदर स्पेसेस देनी शुरू कर दें, तो वो भी अलाउड नहीं है। The blank spaces are not allowed। कोई स्पेसेस नहीं आप दे सकते इसके अंदर, ठीक है। मतलब ए लिखा है, उसके बाद 2 दफ़ा स्पेस डाल के लिख के देखोगे तो वो नहीं रीड करेगा, ठीक है। C++ में ये स्ट्रक्चर नहीं है। अब चौथे नंबर के ऊपर बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड। अपर और लोअर दोनों जो हैं उसमें आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड। अब जो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल होता है वो कन्वेंशनली, यानी कि रवायती तौर पर उसको लोअर केस में लिखा जाता है, यानी कि स्मॉल लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। आप देखें ना, अभी हमने जब जो है ये मैक्सिमम प्रोग्राम लिखे हैं तो उनके अंदर हमने ज़्यादातर वेरिएबल जो हैं उनको लोअर केस के अंदर ही डिफ़ाइन किया है। लेकिन आप वेरिएबल जो है उसको लोअर केस की बजाय कन्वेंशनली है, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे ये मैंने एग्जांपल ली थी कि इंट ABC, दैट इज़ करेक्ट। कन्वेंशनली इस तरह होता है कि प्रोग्राम जब प्रोग्रामर लिखते हैं तो वो लोअर केस के अंदर ही राइट डाउन करते हैं, लेकिन आप इसको कैपिटल ABC भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रीड करेगा इसको, बशर्ते कि आप आगे जाके वेरिएबल को जो बड़े वाला स्मॉल लेटर है उसको बड़े से रिप्लेस ना कर। जो आपने शुरू में डिफाइन कर दिया वही आगे लेके चलेंगे तो वो उसको रीड करेगा, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनली जो है वो आम तौर पर हम इसको लोअर केस के अंदर राइट डाउन जो है वो करते हैं। तो अ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल, यानी कि जो यूज़र, जो प्रोग्रामर है, इज़ conventionally written in lower case। इसको लोअर केस के अंदर जो है वो लिखा जाता है। और जो कांस्टेंट्स होते हैं आर कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको अपर केस के अंदर आप राइट डाउन करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जमाल बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है आप? ये ठीक है। जी सर, दे दिया सर, वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे सर, सो नाइस सर, व्यू पढ़ भी रहे हैं उसको। जी सर, ज़रूर, क्यों नहीं सर। जी सर। जी ऐसे ही है सर। तो वो सर वो जब रीड कर लेंगे तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको फीडबैक दूंगा। सही है सर। जी सर, ठीक है सर। हाँ जी, वेलकम सर, वेलकम।
अच्छा, अब जो कांस्टेंट्स होते हैं, द कांस्टेंट्स आर रिटन conventionally in upper case। ये भी कन्वेंशनली है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको अपर केस के अंदर ही राइट डाउन करना है। अब जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं ना स्पेशल किस्म के, ईटा, काई, इस तरह के सिंबल्स जो हैं उनको आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी पांचवी जो प्रॉपर्टी है, स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। आप इनको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन आप वेरिएबल को डिफाइन कर दें, इंट कह के आगे हैश लिख दें, इंट कह के आगे आप कोई लिख दें, काई लिख दें, ईटा लिख दें, सिग्मा लिख दें, अल्फा लिख दें, बीटा लिख दें, गैमा लिख दें, ये सारे क्या हैं? स्पेशल सिंबल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रीक सिंबल्स। ठीक है, तो वो उस फॉर्म में नहीं, आप वो नहीं है, उसके जो हेडर फाइल्स हैं ना, उसके C++ उसके अंदर ये स्टोर नहीं है उसकी मेमोरी में। तो अगर आप इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको क्या करेगा? एरर देगा। वो कहेगा नहीं कर सकते आप, ये वेरिएबल मैं नहीं रीड कर पा रहा, इसकी क्या मेमोरी लोकेशन है मुझे नहीं पता। उसके बाद आ जाए जी 5 प्रॉपर्टीज होगी। छठी प्रॉपर्टी, अब छठी प्रॉपर्टी ये है कि जो रिवर्स वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। अब जैसे वर्ड्स हैं इंट, वॉइड और वाइल, ये इनवैलिड वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आप इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो आपने किसी ख़ास मकसद के लिए उनको रखा हुआ है, इनको आप यूज़ नहीं करते। अब वर्ड मेन जो है वो तो आपने जब उसकी प्रोग्राम की बॉडी शुरू करनी होती है उससे पहले देते हैं और उसके आगे आप करली ब्रेसेस जो हैं वो डालते हैं। इंट क्या है? इंट बेसिकली वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड जो है वो डेटा टाइप का यूज़ होता है, तो इसको हम एज ए वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब आप लिखते हैं कि इंट A, B, C, इसमें इंट डेटा टाइप है। फ्लोट लिखते हैं तो फ्लोट क्या है? फ्लोट डेटा टाइप है। 4 लिखते हैं तो 4 डेटा टाइप है। इनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल्स का नाम क्या है? A, B, C, 1, 2, 3, 4 या कोई और जो भी आप वेरिएबल वहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 6th प्रॉपर्टी इसकी यह है कि रिजर्व्ड वर्ड्स, जो रिजर्व किया अपने ख़ास चीज़ों के लिए, कैन नॉट बी, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते एज वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नाम के तौर पर। अब जैसे नेम्स हैं इंट, वॉइड एंड वाइल आर इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। तो ये हमारे पास इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। तो कभी भी आप जो है वो वेरिएबल को इन नामों के साथ डिफाइन नहीं करें। ठीक है जी, ये होगी छठी प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे
सेवंथ प्रॉपर्टी के ऊपर कि अब वेरिएबल का नाम जो है वो कितना लंबा होना चाहिए, भाई कितने करैक्टर उसके अंदर होने चाहिए, कितना लंबा वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हैं कि जिसको C++ की मेमोरी जो है वो पढ़ ले या उसको रीड कर। ठीक है, तो 31 करैक्टर्स लॉन्ग जो है उनको कंपाइलर्स जो हैं वो आम तौर पर क्या करते हैं, वो कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 करैक्टर्स, यानी कि जिसके 31 करैक्टर्स हों जिस वेरिएबल्स को, मस्ट बी मीनिंगफुल characters long for many compilers. अगर वेरिएबल जो है वो कंसिस्ट करता है मोर देन 31 करैक्टर्स से, तो फिर वो वेरिएबल जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो इनवैलिड के अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा, वो 31 तक करैक्टर यूज़ करेगा जो C++ का प्रोग्राम है, उससे अगले जितने आ रहे होंगे उनको स्किप कर देगा, उनको निकाल देगा, क्योंकि उसकी लिमिट ही 31 करैक्टर्स तक। ठीक है, तो इफ अ वेरिएबल consists of कितने 31 of more than 31 characters, only 31 characters are used and rest of them are ignored. तो सिर्फ 31 तक जो करैक्टर्स हैं उनको यूज करेगा, बाकी सारे इग्नोर कर देगा। यानी कि आप अगर 31 से ज़्यादा लिखेंगे तो उनको वो रीड नहीं करेगा, 31 तक ही लंबा नाम, 31 करैक्टर्स तक ही लंबा नाम जो है उसको रीड कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है अब इसकी जो 7वीं प्रॉपर्टी होगी 8वीं प्रॉपर्टी। अब वेरिएबल जब आप एक दफ़ा डिफाइन करते हैं तो वो एक ही डेटा टाइप के लिए डिफाइन होता है, यानी कि या तो वो इंट के लिए डिफाइन होगा, या वो फ्लोट के लिए डिफाइन होगा, या वो करैक्टर के लिए डिफाइन होगा, या वो डबल के लिए डिफाइन होगा। एक के लिए होगा, ये नहीं है कि आप मल्टीपल से उसको डिफाइन करना शुरू करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अ वेरिएबल may be declared या can be कर ले, can be declared for one data type, सिर्फ एक किस्म की ही डेटा टाइप के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होंगी, 8। अब 9वीं प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी, वेरिएबल नेम जो है ये मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल, मतलब कोई जिसकी कोई मीनिंग हो, जो चीज़ आप
बताना चाह रहे हैं उससे कोई मिलता जुलता हो और रीडेबल हो, कि उसको जो प्रोग्रामर लिख रहा है या कोई और बंदर प्रोग्रामर का वो प्रोग्राम देखता है तो उसको कुछ समझ आ जाए कि भाई ये क्या चीज़ राइट डाउन कर रहा है। ठीक है, तो द वेरिएबल मस्ट बी मीनिंगफुल, इसको हर सूरत में मीनिंगफुल होना चाहिए एंड रीडेबल और रीडेबल। तो ये जो है ये हेल्प करता है यूज़र को टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ वेरिएबल, यानी कि अगर आपका वेरिएबल वो मीनिंगफुल और रीडेबल होगा तो जो यूज़र है, मतलब एक तो प्रोग्रामर है ना, एक यूज़र है जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, तो उसको कम से कम समझ आ जाएगी कि भाई ये क्या इसने लिखा हुआ है, क्या नाम जो है इसको दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर अगर वेरिएबल जो है वो आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अ वेरिएबल स्टोर द मार्क्स, एक वेरिएबल जो है वो स्टोर करता है मार्क्स को ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के। ठीक है, एक वेरिएबल है जो स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर आप जो वेरिएबल है वो कंसिस्ट करे मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर, इफ द वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, मल्टीपल वर्ड्स हो, बहुत सारे उसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो जो आपके पास पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, तो जो पहला लेटर है ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड का जो पहला लेटर है शुड बी कैपिटल, तो उसको कैपिटल होना चाहिए टू इंक्रीज रीड एबिलिटी, रीड करने की एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है जी, तो अब अगर आप मिसाल के तौर पर एक वर्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स इज मोर रीडेबल देन मार्क्स। ठीक है, कैपिटल एम जो है वो ज़्यादा रीडेबल है एज कंपेयर टू जहाँ पर आप जो है वो स्मॉल एम को यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें अब बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक तो मार्क्स हो गए, फिर आप एक एग्जांपल होगी, दूसरा हो गया आप कह सकते हैं इसको सब वन, तीसरा हो गया कि इसको कह सकते हैं टेस्ट, चौथा हो गया इसको कह सकते हैं नेम, पांचवा हो गया इसको कह सकते हैं इंटीजर। अब आप देखें इनमें ये सारे जो हैं इनको इस तरह वेरिएबल्स को आप राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इनमें मैंने छोटे ही लिखे हैं, लेकिन ये भी जो है वो ज़्यादा, ये भी जो है ये रीडेबल है, लेकिन ज़्यादा रीडेबल कौन से हैं, जहाँ पर आप कैपिटल जो है उसका देते हैं।
तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम वेरिएबल जो है उसको डिफाइन करते हैं, तो मसलन आपने यहाँ पर मार्क्स है तो मार्क्स को कैपिटल लिख दें, टेस्ट है तो टेस्ट का टी कैपिटल लिख दें, नेम है नेम का एन कैपिटल लिख दें, इंटीजर है इंटीजर का आई कैपिटल लिख दें, तो ये जो यूज़र है जो इसको रीड कर रहा है उसके लिए ज़्यादा रीडेबल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये मेरा दिल है इसको वेरिएबल को आज ख़त्म ही कर दूँगा। ठीक है, कल से फिर मैं कहाँ से थोड़ा सा रह गया उसको हम पढ़े अलग अलग एक्चुअस के बाद शुरू करते। ठीक है, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। अब आपने वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखने के क्या तरीके, ये सारे आपको समझ आ गई, पता लग गया। इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे पेपर के अंदर इन सारे चीज़ों। और ये चीज़ें सिर्फ एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये चीज़ें सिर्फ C++ के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर जी मैं इबादत दे विच खुजरे के अंदर इबादत कर रहा क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना है इबादत का काम है। ओदी वजह है कि अज मेरी नहीं ना है क्लास उन्होंने दी। ठीक है ना, तो मैं काशिफ को कहा कि तू प्रैक्टिकल है तू उत्थे वो लै ला, तो मैं इन्हों तीसरी क्लास लै लवांगा। ओके सर, खुदा हाफिज़। कौन आया मैनू नहीं पता, मैं काशिफ को कहा कि मैनू दसी कौन है। वो रात मैं मैडम सदफ ने भेजी सी लिस्ट, वो मैं काशिफ को दे दी सी। मैं क्या तू ना जो भी एग्जामिनर आएगा उन्होंने दे दी कि भाई उन्होंने मुताबिक है लाइक स्टूडेंट्स। ठीक जी जी कलो तुम हुने मैं भेज देना हूँ काशिफ को। अच्छा, अब जो है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि हम वेरिएबल जो है उसको किस तरह इनिशियलाइज करते हैं। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि वेरिएबल को वैल्यू देना। अब वैल्यू देते हैं ना कोई वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल को वैल्यू देने का मतलब यह है कि आप वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ assigning value to variable at the time of the declaration। जो टाइम होता है डेक्लेरेशन का उस वक़्त इज़ known as variable initialization। तो इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम देते हैं। अब जैसे साइन होता है आपके पास इक्वल साइन, ये ठीक है, इज यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। अब मिसाल के तौर पर जब आप सम लेते हैं तो मैंने कई प्रोग्रामों में सम को लिखा एस, और जब मैं प्रोग्राम लिखने लगा तो मैंने एस को 0 के बराबर ले लिया, किया था ना ऐसे। तो वो क्या कर रहे हैं, आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं। तो वेरिएबल जो है उसको आप लेफ्ट साइड के ऊपर देते हैं और वैल्यू जो है वो राइट साइड पर होती है इक्वालिटी साइन के।
variable is given on left side and value is given on the राइट साइड, और वैल्यू जो है वो गिवन होती है ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन, इक्वल का साइन होता है। तो C++ का जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है मेमोरी को जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो उसी मेमोरी को सेट करेगा जो उसके अंदर फीड है। और अगर आपने वो वेरिएबल लिखने के रूल जो हैं उनको फॉलो किया तो तब भी, अदरवाइज वो उस मेमोरी को नहीं रीड कर पाएगा। अच्छा, अब ये जो मेमोरी लोकेशन होती है, द मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इसके अंदर आपके पास गार्बेज डेटा भी हो सकता है। मे कंटेन मीनिंग लेस डेटा, इसके अंदर कोई मीनिंगलेस डेटा जो हो सकता है, एंड इट इज नोन एज गार्बेज डेटा, और इसको हम गार्बेज डेटा का नाम देते हैं, ठीक है, या ये गार्बेज वैल्यू होती है उसकी। अब इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपके उन रिजल्ट्स के अंदर वो गार्बेज कूड़ा आ गया ना, उसके अंदर कूड़े वाला डेटा आ गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी वजह से आ गया, कोई मैनिपुलेशन की तरह। तो उसकी वजह से आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं कंप्यूटेशन के अंदर। तो इट में प्रोड्यूस unexpected data in computation, इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड डेटा जो है वो कंप्यूटेशन में आना होता है। तो इसीलिए तमाम वेरिएबल्स जो हैं उनको इनिशियलाइज किया जाता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। अब जो सिंटैक्स यूज होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, वो होता है टाइप नेम वेरिएबल वैल्यू। तो अब टाइप नेम जो है ये इंडिकेट करता है डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज। ठीक है, टाइप नेम indicate the data type of variable to initialize। उसके बाद वेरिएबल है, फिर आगे वैल्यू है। तो वेरिएबल
It is name of variable to be initialized. It is the name of variable to initialized. ये वेरिएबल का नाम है जिसको आपने इनिशियलाइज करना है, इनिशियल वैल्यू देनी है. उसके बाद इक्वल टू, इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है यूज टू initialize the variable. ठीक है, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं. ये प्लस माइनस जितने होते हैं ना, ये आधे ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होते हैं C++ में, वो आगे हर मैं बताऊंगा. लेकिन यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज हो रहा है. उसके बाद वैल्यू जो है, हेलो जी कप्तान जी, फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो उन्होंने लै जाओ उत्थे इकराम हॉस्पिटल एमरजेंसी में. हाँ जल्दी लैके जाओ उन्होंने. हाँ पॉसिबिलिटी है वे, वो जल्दी वो लाने को स्टीराइड वगैरह लाना पवेगा. वो उत्थे डॉक्टर होएगा एमरजेंसी में, तुसी लै जाओ उन्होंने फौरन. हाँ तो उसके बाद फिर आपे वो सलमान बशीर भी कंसल्ट कर लेंदे हैं. अच्छा वैल्यू जो है, इट इज़ दी वैल्यू टू इनिशियलाइज वेरिएबल. तो ये वैल्यू है जो इनिशियलाइज करती है वेरिएबल. ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स हैं, ये तो सिंटैक्स हो गया इसको लिखने का तरीका. जो अब एग्जांपल्स जो हैं, जैसे आप देखेंगे N100 है, X50 है, Y75 है. फ्लोट एवरेज है 50.73, ऐसे मैंने कोई नाम दे दिया इसको. 4 ग्रेड है, ठीक है जी. अब कल से जो है फिर वो हम नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट्स को.